चलो देखो, रहने दो, बैठो। इसी की बात कर रहे थे हम लोग। इसकी बात कर रहे थे हम लोग किसके, प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात कर रहे थे पादप कोशिका में। तो पादप कोशिका में हमने क्या देखा, अरे बेटा शांत। तो पादप कोशिका में हमने क्या देखे थे, पादप कोशिका में देखे थे क्या चीज़, इनकी रिक्तिकाएं कैसी होंगी, बड़ी बड़ी पाई जाएंगी और परिपक्व होते हैं, यानी कि अच्छे से विकसित होते हैं। जबकि वही जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं कैसी होंगी, आपको है ना, जंतु कोशिकाओं में जो रिक्तिकाएं मिलेंगी वो बिखरी हुई होती है और वो भी छोटी छोटी भागों में बिखरी हुई होती है। चीज़ें समझ में आ रहा ना, किसमें जंतु कोशिकाओं की रिक्तिकाएं कैसी होती है, छोटी छोटी, और पूरी पादप को पूरे साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव में क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। आपको दिखाते हैं इमेज में, आप जरा ध्यान से देखेंगे कि तो यहां आप देखिए कि प्लांट सेल और जो एनिमल सेल था, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल देख लीजिए। एनिमल सेल, अमित क्यों हल्ला कर रहे हो, इसमें माइक चालू है ना, नहीं दिखाई दे रहा तुम लोग, क्या इतना बोल रहे हो, चुपचाप रहो, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। अब देख लो, तो हमने क्या देखा, हमने देखा क्या चीज़ की, जो एनिमल सेल की बात कर रहे थे और जो प्लांट सेल की बात कर रहे थे। तो एनिमल सेल में क्या होगा, एनिमल सेल के जो वैक्यूल्स होगा यानी कि जो रिक्तिकाएं होंगी वो छोटी छोटी होती है। देख लीजिए ये छोटी छोटी, ये सारी की सारी रिक्तिकाएं हैं। इनका काम हम क्या होता है, इनका काम क्या है, हम लोग आगे जब इनके सेल ऑर्गेनेलिस एक एक करके जब हम इनको देख रहे होंगे, ठीक है, जब इनको हम यानी कि वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिकाओं को जब हम एक एक करके पढ़ेंगे, तब इनके डिटेल्स एनालिसिस करके देखेंगे कि भाई है ना, इनका काम क्या है और ये क्यों है एनिमल सेल में। और यही यदि रिक्तिकाओं की बात करेंगे, इसी रिक्तिकाओं की जब हम लोग बात करेंगे किसमें, प्लांट सेल में। ठीक, प्लांट सेल यानी कि कौन सा, प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका। तो पादप कोशिकाओं में ये जो रिक्तिकाएं हैं कैसी होती है, ये रिक्तिकाएं परिपक्व होती है यानी कि वेल डेवलप्ड होते हैं और बड़े बड़े पाए जाते हैं। किन में, प्लांट सेल में। और जबकि एनिमल सेल में वही कैसे कैसे होती है, छोटी छोटी पाई जाती है। चलिए, तो ये देख लिया हम लोग प्लांट सेल में और एनिमल सेल में इनकी रिक्तिकाओं के बारे में। और समझिए और आगे देखिए, पादप कोशिकाओं में लवक, ठीक है, पादप कोशिकाओं में लवक पाई जाती है। ठीक है, पादप कोशिकाओं में जो क्या मिलेंगी, लवक मिलेंगी। लवक को बोलते हैं प्लास्टिड, क्या बोलते हैं हम लोग, प्लास्टिड। तो लवक पाई जाती है। लेकिन जो कि पेड़ पौधे की पत्तियों तथा फूलों के रंगों के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। किसके किसके रंगों के लिए, पत्तियों के लिए और फूलों के रंगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। आप देखे होंगे क्या चीज़, इस संसार में, इस हमारे नेचर में जो भगवान जो बनाए हुए हैं या फिर सृष्टि जो बनाई हुई है, अद्भुत अद्भुत आप विभिन्न विभिन्न रंगों में फूल देखे होंगे, है ना, और वो भी अलग अलग डिज़ाइन में, एक तरह का डिज़ाइन नहीं है। तो भाई डिज़ाइन अलग चीज़ है, लेकिन हम बात करें, यदि हम फूलों के रंगों के ऊपर बात करूं, फूलों के रंगों के ऊपर बात करूं, तो फूल के रंग क्या क्या होते हैं, फूल के रंग एक जैसे नहीं होते हैं। होते हैं क्या, आप देखे होंगे कि उजले फूल भी होते हैं, होता है कि नहीं होते हैं,
उजले, जब कमल का फूल देखे होंगे तो उजला होता है। गुलाब के फूल आप पीले वाला भी देखते हैं और उसके बाद गुलाबी भी देखते हैं और लाल भी देखते हैं। तो कहने का मतलब फूल एक रंगों में आपको नहीं मिलेगी। तो इन फूलों के रंगों के लिए कौन उत्तरदायी है बताओ? फूलों के रंग जो लाते हैं वो कौन लाते हैं? लवक लाते हैं। लेकिन ये लवक आपको किस में मिलेंगी? केवल और केवल प्लांट में मिलेंगी। किस में मिल जाएंगी? और ये एनिमल में नहीं पाई जाती है। यदि ये एनिमल में भी होता तो क्या होता? एनिमल भी यानी कि हम लोग जंतुओं में आते हैं और यही लवक जब एनिमल में पाई जाती तो हम लोगों का रंग भी है ना फूलों के रंग की तरह लाल, गुलाबी, हरा, पीला जो भी फूलों का रंग होता है हम लोग का भी रंग उसी तरह से होता। क्या ये चीज़ें समझ में आ रही है? बातें क्लियर है इतना? तो ये चीज़ उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि लवक जो होता है ना, लवक जो होता है वो पादप कोशिकाओं में ही सिर्फ पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। लेकिन वही लवक यदि जंतु में देखा जाए तो ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा। क्या नहीं पाया जाएगा? लवक, है ना। लवक का काम क्या है? लवक का काम है फूलों का क्या करना? फूलों का रंग प्रदान कराना, फूलों के लिए रंग प्रदान कराना। जैसे कि ज़ैंथोफिल है, ठीक है। आप देखे होंगे एक ऐसी फूल, ठीक है, एक ऐसी फूल जिनमें क्या होती है? एक ही फूल है, उनमें पंखुड़ियाँ अलग अलग है और उन पंखुड़ियों का रंग एक जैसा नहीं है। एक ही फूल में कई सारे रंग, समझ में आ रहा ना? एक ही फूल में कई सारे रंग। आप देखे हुए ऐसा रंग? कभी देखे हैं? नहीं देखे हुए हैं? एक ही फूल के कई सारे रंग होते हैं। अच्छा, पत्तियों का भी रंग आप देखे होंगे बदलते हुए, पत्तियों का भी रंग बदलता हुआ देखे होंगे। एक पत्तियों का रंग आप लाल भी देखे होंगे, देखे हैं? पत्तियां का रंग लाल देखे हैं? हाँ, और पत्तियों का रंग आप, है ना, लाल के बाद आप अधिकतम जो पत्तियों का रंग देखते हैं वो हरे देखते हैं कि नहीं? तो वो भी किसके कारण? वो भी लवक के कारण। पेड़ पौधों की पत्तियों का जो रंग हरा है वो भी लवक के ही कारण है। उस लवक को हम लोग बोलते हैं हरित लवक। आगे चल के देखेंगे लवक भी 3 तरह के होते हैं, है ना। लवक भी 3 तरह के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, ये सारी की सारी लवक होती है। चीज़ें समझ में आ रहा है? क्या ये चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? चलिए, तो देखिए पादप कोशिका में और जानते हैं। तब पादप कोशिका में क्या मिलेगी आपको? माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? तो इस बात को समझेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि कोशिकाओं को क्या देना? ऊर्जा देना। क्या देना? ऊर्जा देना। और जिनके कारण कोशिकाओं के बाद बाकी सारे अंग सुचारू रूप से अपना काम कर सके। समझ में आ रहा ना? जैसे कि ध्यान से सुनो, अब हम लोग चल रहे हैं ना, हम लोग चल रहे हैं तो भाई चलने में ऊर्जा चाहिए। यदि खेलते हैं तो उनमें भी क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो सोचो जरा ये ऊर्जा कहाँ से आती है? तो ऊर्जा आती है जो कोशिकाएं हैं ना, कोशिकाओं में एक अंग पाई जाती है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे देख लीजिए, ठीक। कोशिकाओं में क्या मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देख लो यहाँ पे आपको मिलेगी क्या चीज? माइटोकॉन्ड्रिया। ये दिख रही है वाला, ये भाग आपको दिख रहा है ये वाला, तो इस भाग को क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाई जाएंगी? ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको प्लांट सेल में भी मिलेंगी और आपको किस में मिलेंगी? एनिमल सेल में भी। देख लो ये भी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको एनिमल सेल में भी मिलेंगी और प्लांट सेल में भी मिलेंगी। लेकिन खास बात ये देखो कि प्लांट सेल में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है? कम होती है ना? क्या होती है? कम होती है। और जबकि वही एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। अब सोचो, तुम सोचो कि प्लांट को दौड़ना होता है क्या? किसको दौड़ना होता है? एनिमल को। अब जो जानवर दौड़ेंगे उनमें ऊर्जा भी क्या चाहिए? ज्यादा। प्लांट हम लोगों की तरह खेलता तो नहीं है। ऐ लड़की, यहां ध्यान दो, प्लांट हम लोगों की तरह खेलता तो नहीं है। और जो खेलेगा उन्हीं में क्या होगा? ऊर्जा की खपत ज्यादा होगा। चीजें समझ में आ रहा ना? अब जैसे कि मान के चलो एक चीता है या फिर कोई एक जानवर है, आपको पता है कि आप कुत्ते से ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकते हो, दौड़ लोगे? नहीं दौड़ लोगे। तो कहने का मतलब एक कुत्ता या फिर एक, है ना, एक चीता हम लोगों से ज़्यादा तेज दौड़ पाता है। तो कारण क्या है? तो कारण ये है कि उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है हम लोगों से क्या होती है? ज़्यादा।
हम लोगों से उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या है, ज़्यादा, और जितनी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगी उतने ही ज़्यादा उनमें ऊर्जा बनेगा, और जितना ज़्यादा वो ऊर्जा बनेगा वो जानवर या फिर वो पशु पक्षी वो उतना ही वो क्या भागेगा, तेज भागेगा। चीज़ें समझ में आ रहा ना, क्या ये चीज़ें समझ में आ रही है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा देना, ऊर्जा बनाना। चीज़ें समझ में आ रहा ना, किसका काम है ये, माइटोकॉन्ड्रिया का काम। लेकिन जिनमें ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, समझ लो उनमें ऊर्जा क्या होंगे, नहीं बनेंगे, या फिर बनेंगे भी तो कम बनेंगे। चीजें समझ में आ रहा ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये काम है कि कोशिका का क्या करना, ऊर्जा बनाना, कोशिकाओं के लिए ऊर्जा बनाना। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है, ऊर्जा का घर कहा जाता है। समझ में आ रहा ना, एनर्जी का एक घर कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और आगे देखिए, और आगे देखिए तो क्या मिलेगी, तो ये पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, संख्या में मिलेगी, लेकिन क्या मिलेंगी, कम। ठीक है, ये पाई जाती है लेकिन कम पाई जाती है। लेकिन वही जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया संख्या में क्या होती है, क्यों अधिक पाई जाती है, बताओ? क्योंकि जंतु क्या होते हैं, एक स्थान पे नहीं रहते हैं, है ना। जंतु को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। अब भाई प्लांट जो है क्या काम करता है, बताओ? प्लांट कुछ काम करता है नहीं। हम लोगों की तरह वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, नहीं जाता है। हम लोग जितना खेल पाते हो, क्या वो खेलता है, नहीं खेलता। तो इन सभी कामों के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो प्लांट में ये नहीं मिलेगी। उसके बाद और भी चीजें जानते हैं। अगला सेल ऑर्गेनेलिस को देखते हैं। पादप कोशिकाओं में क्या होगी, पादप कोशिका में अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रवी जालिका को क्या बोलेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होती है, अल्प विकसित होती है। ठीक है, पादप कोशिका में जो होगी अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी कि बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कैसी होती है, अल्प विकसित, मतलब ज्यादा विकास नहीं किए होते हैं, है ना। और वो भी कैसे होते हैं, अव्यवस्थित पाई जाती है। अव्यवस्थित मतलब एक जगह वो नहीं मिलेगी, बिखरे हुए होगा। समझ में आना, क्या होगा, बिखरे हुए। अब जैसे कि यहाँ पे आपको हम दिखाए हैं, यहाँ पे हमको दिखाए हैं, क्या दिखाए हैं, तो जैसे जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं, तो जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं बटी होती है, लेकिन वही पादप कोशिकाओं में देख लो रिक्तिकाएं एक जगह पाई जाती है और बड़े पाए जाते हैं। लेकिन इनकी रिक्तिकाएं कैसी थी, छोटी छोटी थी ना, और वो बिखरे पड़े थे। तो जिस तरह से वैक्यूल्स बिखरे पड़े हैं, मेरी बातें ध्यान से सुनो, जिस तरह से वैक्यूल्स क्या है, बिखरे पड़े हैं, उसी तरह से हम बात करेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो भी क्या होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। चीजें समझ में आ रहा ना। इंडोप्लाज्मिक को क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या बोलते हैं हम लोग, अंतःप्रद्रवी जालिका। चीजें समझ में आ रहा ना। अंतःप्रद्रवी जालिका किस में, पादप कोशिका में। कैसी पाई जाएंगी, अल्प विकसित, मतलब ज्यादा डेवलप्ड नहीं किया होगा, और ज्यादा डेवलप्ड भी नहीं किया होगा, और अव्यवस्थित भी होगा। और वो कैसे, तो देख लो, हम लोग देख रहे हैं पादप कोशिका। तो प्लांट सेल में अब आ जाओ। तो प्लांट सेल में आप देखो, प्लांट सेल में देखो तो ये जो आपको क्या देख रहा है हम लोग, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या देख रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देख लो यहाँ पे जो आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हालांकि दो तरह के होते हैं, आगे चल के हम लोग देखेंगे, एक रफ होते हैं, एक स्मूथ होते हैं। तो आप देख लो इसके इंडोप्लाज्मिक ये रेटिकुलम है, ये वाला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रद्रवी जालिका है ये सभी। अंतःप्रद्रवी मतलब कि अंतःप्रद्रवी का मतलब क्या होता है, जो द्रव के भीतर, ये जो द्रव है, जैसे मछलियां पानी में रहती है ना, उसी तरह से ये सारे के सारे ऑर्गेनेलिस इन द्रव के भीतर है, इन द्रव के भीतर है। लेकिन इन द्रव के भीतर है ना, आप देखो जैसे पोखर में जो मछलियां होता है, उनमें आपको मछलियां कई ऐसे मछलियां दिखेंगी जो क्या होंगी, जो बड़ी बड़ी मछलियां पाई जाती है। लेकिन उन्हीं में से कई ऐसे मछलियां आपकी मिलेंगी, है ना, जो छोटी छोटी होंगी और संख्या में भी ज़्यादा होगा। आई बात समझ में, संख्या में ज़्यादा होगा लेकिन क्या होगा, छोटा छोटा। लेकिन वही बड़ी मछलियां आपको क्या मिलेंगी, संख्या में एक ही मिलेंगे या दो ही मिलेंगे, लेकिन क्या होंगे, बड़े बड़े पाए जाते हैं। चीज़ें समझ में आया। बड़ी मछलियों का आकार बड़ा होगा लेकिन संख्या में क्या होगा, कम होगा। लेकिन छोटी मछलियों का आकार क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन संख्या में क्या होगा, ज़्यादा होगा। चीज़ें समझ में आ, ज़्यादा यहाँ ध्यान दो,
इधर ध्यान दो, जो पढ़ा रहा है उस पर ध्यान दो, वरना हम फिर बाद में तुम लोगों से पूछेंगे कि क्या क्या पढ़ा है तुमने, तो यहाँ तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनमें क्या पाई जाती है, इनमें मिलेंगी, लेकिन वो ज़्यादा विकसित नहीं पाई जाती। लेकिन वही देख लो, इनमें जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो कैसी पाई जाती है, एक अच्छी तरह से विकसित पाई जाएंगी, ठीक है, अच्छी तरह से विकसित होती है, और ये क्या होंगी, वेल डेवलप्ड भी होते हैं, मतलब वेल डेवलप्ड होगा और एक जैसे हो, एक जगह होगा, वो बिखरा हुआ नहीं होगा। नहीं समझा? क्या ये चीजें समझ में आया? हाँ, तो इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, देख लीजिए इसको, ये वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हालांकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरह का है, एक को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ और एक को बोलेंगे रफ, क्या बोलेंगे हम लोग, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये कौन सा सेल है, तो ये है एनिमल सेल, एनिमल सेल। कौन सा सेल है, एनिमल सेल। और ये कौन सा सेल है, प्लांट सेल। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आप अंतर देखो, तो पादप कोशिका में क्या मिलेंगी, रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं कैसी मिलेंगी, दो तरह की रिक्तिकाएं, दो तरह की। हम लोग रिक्तिकाएं नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रिक्तिकाओं की संख्या तो देख लो, इनमें रिक्तिकाओं की संख्या ज्यादा पाई जाएंगी, रिक्तिकाएं की संख्या ज्यादा पाई जाएंगी, और वो भी कैसे, बिखरी हुई पाई जाएंगी। लेकिन इनमें रिक्तिकाएं कैसी होंगी, बड़ी और संख्या में एक और अच्छे से विकसित होंगे। लेकिन इनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, ठीक है, या फिर आप देख लो, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलते हैं अंतःप्रद्रवी, क्या बोलते हैं हम लोग, ये अंतःप्रद्रवी जालिका कैसी होती है, ये कैसी होती है, इनमें प्लांट सेल में कैसी होती है, ये ज़्यादा विकास भी नहीं की होती है, और ये ज़्यादा विकास नहीं की होंगी, और ये क्या होते हैं, पूरे कोशिका द्रव में ये बिखरी पड़ी होंगी। चीज़ें समझ में ना, पूरी कोशिका द्रव में क्या होंगी, बिखरी पड़ी। लेकिन इनमें क्या होगा, इनमें विकसित भी होगा और बिखरी हुई नहीं होगी, बल्कि एक जगह होगा। चीज़ें समझ में आ रहा ना, ये क्या होंगी, एक जगह पाई जाएंगी, पूरे जगह बिखरा हुआ नहीं होगा। हालांकि ये भी देखा जाए तो ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक इनमें भी है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनमें भी है। मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, दोनों में ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। लेकिन एक में क्या है, एक में क्या मिलेगी, तो एक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा विकास नहीं किया होता है, और साथ ही साथ ये पूरे में क्या होंगी, बिखरी हुई होती है। लेकिन इनमें क्या होगा, ये विकास भी किया होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक जगह भी पाया जाएगा। चीजें समझ में आया ना, तो ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, जब हम लोग सेल, अभी तो हम लोग सेल ऑर्गेनेलिस देख रहे हैं, केवल एक एक करके बाद में हम लोग पढ़ेंगे। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, उसके बाद न्यूक्लियस वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके देखेंगे हम लोग। अब चलिए, पादप कोशिका में क्या होती है, पादप कोशिका में क्या मिलेंगी और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, तो इनमें देख लीजिए। पादप कोशिकाओं में क्या मिलेंगी, तो पादप कोशिका में तारक काय, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम, क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रोसोम। पादप कोशिका में जो सेंट्रोसोम वो नहीं पाया जाता है। चीजें समझ में ना। अब सेंट्रोसोम क्या है, अब सेंट्रोसोम क्या है, यानी कि तारक काय क्या है, तो तारक काय एक ऐसा कोशिका का अंग है, मेरी बातें ध्यान से सुनो। तारक काय एक कोशिका का एक ऐसा अंग है जो कोशिकाओं के विभाजन में क्या करती है, मदद करती है। एक कोशिका अभी एक कोशिका अभी सिंगल सेल है, इस बात को समझो, अभी ये सिंगल सेल है, तो ये सिंगल सेल कल होके ये डबल सेल बनेंगी, और फिर वो डबल सेल भी आगे चल के उनका भी डिवीजन होगा। तो सेल का डिवीजन हो के वो मल्टीपल सेल में बने, एक सेल मल्टीपल सेल बने, मतलब एक कोशिका है, अभी ये एक है, लेकिन इनकी संख्या बढ़ना चाहिए। जब तक इनकी संख्या नहीं बढ़ेगी तो आप सोचो प्लांट बड़े कैसे होंगे। चीजें समझ में ना। तो प्लांट का ग्रोथमेंट होना है, पादपों यानी कि पेड़ पौधों में पत्तियों की संख्या बढ़ना है। अब शुरुआती दौर पे आप देखे होंगे कि आम के जो छोटे फल होते हैं, एक समय के बाद
एक समय के बाद वो छोटे थे, लेकिन धीरे धीरे उनके आकार क्या हो जाते हैं, बढ़ोतरी होते हैं, उनके आकार में बढ़ोतरी होती है। तो सोचो कि वो छोटे से फल कल होकर वो बड़ा सा फल का निर्माण करने वाला है। तो ये छोटे से बड़े कैसे हुए? तो छोटे से बड़े होने के निर्माण में कौन मदद करती है? तो छोटे से बड़े होने में, यानी कि कहने का मतलब पूरी सी पूरी बात करा जाए तो कोशिकाओं का ही विभाजन, नहीं समझे, पूरी की बात किया जाए तो क्या होगा, कोशिकाओं का विभाजन। अब एक कोशिका आगे चल के, है ना, 2 कोशिकाओं में बनेगी, और वही कोशिकाएं इसी तरह से तेज गति से क्या करेंगी, वृद्धि करके, है ना, अपने आकार को क्या करेंगी, अपने आकार को बड़े करेंगे। चीजें समझ में है ना? हाँ, कोशिकाएं मल्टीपल सेल में बढ़ेंगी, और मल्टीपल सेल में बढ़ने के बाद जो प्लांट का जो ऑर्गन है, प्लांट के जो अंग है, उनको ये क्या करेंगी, बड़े बनाने में मदद करेंगी। चीजें समझ में है ना? तो शुरुआती दौर में पौधे देखो छोटे छोटे हैं, लेकिन एक समय के बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे कैसे हो पाता है? तो इनमें कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन उनको बढ़ाती कौन है? बढ़ती तो है, लेकिन बढ़ाती कौन है? तो बढ़ाती कौन है? तो बढ़ाने का काम है किनका? सेंट्रोसोम का। किसका? सेंट्रोसोम का। चूंकि ये सेंट्रोसोम प्लांट में पाया ही नहीं जाता है, मेरी बात समझो कि सेंट्रोसोम प्लांट में नहीं मिलेगी, यानी कि सेंट्रोसोम मतलब तारक काय, क्या समझे? तारक काय प्लांट में नहीं पाया जाता। तो तारक काय किन में पाई जाएगी? तो इस बात को समझोगे, जंतु की जो कोशिकाएं होती है, इन जंतु की कोशिका के विभाजन के लिए विशेष प्रकार की कोशिकांग, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, सेंट्रोसोम, पाया जाता है। तो ये सेंट्रोसोम प्लांट में नहीं मिलेगा, नहीं समझे? हालांकि तुम भी सोचो कि प्लांट प्लांट का जो ग्रोथमेंट हो रहा है, प्लांट के जो सेल डिवीजन कर रहा है, प्लांट जो बढ़ रहा है, और इधर देखो इंसान की भी तो वृद्धि होती है, इंसान भी तो बड़े होते हैं। जैसे प्लांट बड़े होते हैं, वैसे कौन बड़े होते हैं? एनिमल बड़े। तो एनिमल भी बड़े होते हैं, तो प्लांट भी बड़े हुए, एनिमल भी बढ़े। तो भाई इनकी ग्रोथमेंट हुई, इनकी सेल बढ़ा, इनके सेल बढ़े, इनके सेलों की संख्या बढ़ रहा है। तो इनके एक सेल, एक सिंगल सेल कई सारे सेलों में क्या हो रही है, डिवीजन हो रही है। तो एक सिंगल सेल कई सारे सेल में डिवीजन हो रही है, तो इनमें कौन मदद करेंगी? सेंट्रोसोम। लेकिन इनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो भाई इनमें अलग तरह का एक ऑर्गन होता है जो इनके सेल को क्या करती है, मल्टीपल सेल में बनाने में मदद करती है। चीजें समझ में आ रहा ना? तो इनकी भी कोशिकाएं कई सारी कोशिकाओं में क्या होंगी, विभाजन होंगी, और इनकी भी कोशिका क्या होंगी, कई सारी कोशिका में विभाजन होगी। यानी कि प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट की जो सिंगल सेल है, कल होकर वो मल्टीपल सेल में बदलेंगी, और ये धीरे धीरे प्लांट का क्या होगा, विकास होगा। उसी तरह से एक सिंगल सेल, है ना, एक सिंगल सेल कई सारे सेल में जब डिवीजन होंगी, तब जाके वो कई सारे सेल बनेंगे, है ना, कई सारे मल्टीपल सेल बनेंगे। और ये मल्टीपल सेल जितना ज़्यादा होगा, उसी तरह से इंसानों की भी या फिर जानवरों की भी क्या होगी, वृद्धि और विकास होगी। आई बात समझ में? अब सोचो कि हम लोग बचपन में तो बहुत छोटे छोटे थे, हमारी उंगलियां छोटी थी, हमारे शरीर छोटे थे, हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स क्या चीज़ थे, छोटे छोटे। लेकिन अब हम लोगों के सारे अंग जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़े हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इन सभी के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो एनिमल सेल में कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेंट्रोसोम। आई बात समझ में? एनिमल सेल में जो कोशिका की विभाजन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेंट्रोसोम। लेकिन वही प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं है, इनके लिए अलग तरह का है। हम लोग देखेंगे प्लांट सेल में एक अलग तरह की सेल ऑर्गेनेलिस पाई जाती है, कोशिका का अंग पाया जाता है, जो इनकी कोशिका के विभाजन में मदद करती है। चीजें समझ में आया? बातें समझ में आ रहा ना? तो अब आप देख पा रहे होंगे ये एक ऐसी कोशिका है, ध्यान सुनो, हम लोग पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक ऐसी कोशिका जिनमें कोशिकाएं के कई सारे अंग, कोशिकाओं के कई सारे सेल ऑर्गेनेलिस, मतलब यानी कि कोशिकांग पाई जाती है। ठीक है ना? यूकैरियोटिक में कई सारी कोशिकांग पाई जाती है। लेकिन यूकैरियोटिक भी कोशिका कितनी तरह की? दो तरह की। कौन से? प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल। और उस प्लांट सेल और एनिमल सेल में हमने ये देखा कि कौन कौन प्लांट सेल में पाई जाएंगी और कौन एनिमल सेल में पाई जाएंगी। चीजें समझ में आया? क्या इतनी बातें क्लियर हुई? तो उम्मीद करते हैं ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल आगे अगले दिन।